हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल तनवर एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो नवंबर 2012 में आयोजित किया था, लेवल 1 का बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सीखने संबंधी नियोग्यताएं सामान्यतः नीचे ऑप्शन देख किस में पाई जाती है। नंबर 1, उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑप्शन अनुवांशिकता के बारे में बात कर रहा है कि अनुवांशिकता रोग ये हो सकता है। नंबर 2, औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। ऐसा कुछ नहीं कि ये नियोग्यता औसत से अधिक बुद्धि लब्धि वालों में पाई जाएगी, जिनका IQ 90 से ऊपर है, 140 है, उससे प्लस है, उनमें पाई जाए। ये ऊपर वालों में भी, सामान्य में भी और नीचे वालों में भी पाई जा सकती है। नंबर 3, लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जेंडर बाइस्ड के बारे में बात कर लैंगिक पूर्वाग्रह को बढ़ावा दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि लड़कों की तुलना में लड़कियों पाई जाती है, लड़कियों की तुलना में लड़कों में पाई जाती है, ऐसा कुछ लेना देने से बात से नहीं है। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन भी नहीं कर रहा, तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा इसका फर्स्ट। यहाँ पे कहीं ना कहीं आनुवांशिकता को महत्व दे रहा है और उसी आधार पर चीज़ें हो सकती हैं। इसका बुद्धि लब्धि से, लड़का लड़की होने से, ग्रामीण या शहरी होने से इस नियोग्यता का कोई संबंध नहीं होता है। ऑप्शन होगा इसका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एक बच्चा जो खालिस्तान से ग्रस्त है वह सा और वास, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। ये पहला क्वेश्चन पढ़ा था आपने लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का, तो यह उसी का टॉपिक है। इनमें अंतर नहीं कर पाता तो इसमें कौन सा रोग पाएगा, डिस्मोर्फिया, डिसलेक्सिया, शब्द जम्बलिंग विकार और डिसलेक्सीमिया। यहाँ पे डिसमोर्फिया को डिस्कस करते हैं पहले। डिसमोर्फिया ये एक ऐसा बीमारी होती है जो विशेषकर किशोरावस्था में होती है, जहाँ पे बच्चा अपने शारीरिक अंगों के प्रति काफ़ी संवेदनशील होता है। उन्हें केवल लगता है कि कोई अंग छोटा है, कोई बड़ा है, या अपने आप को कभी वो अच्छा महसूस नहीं करता है। डिसलेक्सिया ये आपका पठन विकार होता है। तो आंसर कौन सा बनेगा इसमें, डिसलेक्सिया। नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। जब भी कोई चिंतन करना हो, इसके सिद्धांत के कौन कौन से चरण होते हैं। प्रतिक्रिया का कार्यान्वयन करना, प्रतिक्रिया का चयन करना, पूर्व प्रक्रमण करना और श्रेणीकरण करना। इन सबको नीचे दिए गए 4 ऑप्शनों के आधार पर चिन्हित करना है और उसका राइट आंसर कौन सा है वो बताना है। तो यहाँ पे निश्चित तौर पर ही आंसर होगा इसका सेकेंड। सबसे पहले आप पूर्व प्रक्रमण की जानकारी लेंगे, उसके बाद उसका श्रेणीकरण करेंगे, उसके बाद प्रतिक्रिया का प्रतिक्रिया का चयन होगा और सबसे अंत में प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन होगा। तो आंसर बनेगा निश्चित तौर पर इसका सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी में निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता पाई जाती है। अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह सकते। देखिए ऑप्शन बनेगा इसका, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र नहीं होते, शिक्षकों के मार्गदर्शन में, उनके देखरेख में काम करते हैं। अध्यापक यहाँ पे NSF 2005 के अकॉर्डिंग एक सुविधादाता के काम करता है, फैसिलिटेटर का काम करता है। तो नहीं हो सकता अंतर्मुखी हो, अब व्यक्ति अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है या उभयमुखी है, ऐसा किसी भी आधार पर हमें कम से कम इस प्रतिभाशाली बच्चे के लिए नहीं कह सकते। एक अंतर्मुखी भी, एक बहिर्मुखी भी, एक उभयमुखी बच्चा भी प्रतिभाशाली हो सकता है। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आंशिक पुनर्बलन, पार्शियल इन्फोर्समेंट जो होगा, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, वास्तविक कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। इसका आंसर होगा फर्स्ट, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। यदि बच्चे को आप लगातार फीड उसका पुनर्बलन देते रहोगे, इन्फोर्समेंट देते रहोगे, तो उसके लिए उसका महत्व समाप्त हो जाता है। आप बच्चे की कॉपी में डेली उसको स्टार बना के देते रहिए, तो उसका जो क्रेज़ होता है, उसकी खुशी होती है, धीरे धीरे वो कम हो जाती है। कभी कभी मिलती है तो उसको उसका बड़ा अच्छा लगता है। तो
पुनर्वलन ये सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। कब? जब आंशिक रूप से दिया जाए, कभी कभी दिया जाए। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होती है। अब यहाँ पे इसी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पर ही तीसरा क्वेश्चन है, पहला था, दूसरा था और अभी छठा भी उसी से संबंधित है। देखिए, शारीरिक रूप से जो असक्षम बच्चा है, पहले चारों को हम एक बार देखते हैं कौन कौन से हैं, फिर उसके आगे बात करेंगे। डिस्ग्राफिया रोग का संबंध होता है आपके लेखन संबंधी चीज़ों से। कोई चीज़ कैसे लिखते हो, लिखने में यदि बच्चे कोई प्रॉब्लम है तो डिस्ग्राफिया उसको होगा। डिस्थीमिया होता है अत्यधिक तनाव की अवस्था, जिसमें बच्चा बहुत अधिक प्रेशर लेता है, दबाव लेता है और तनाव लेता है, उसको डिस्थीमिया कहा जाता है। डिस्कैलकुलिया में कैलकुलेशन छुपा हुआ है, ये जमा घटा गुना भाग के बारे में बात करता है। और जब बात करते हैं डिसलेक्सिया के, तो डिसलेक्सिया यहाँ पे आपका पठन विकार है। ऑप्शन क्या कह रहा था? क्वेश्चन था शारीरिक रूप से असक्षम। जब बच्चा शारीरिक रूप से असक्षम है तो उसको डिस्ग्राफिया होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आंसर बनेगा इसका फर्स्ट, डिस्ग्राफिया। किशोर खालिस्तान का अनुभव कर सकते हैं। जीवन के बारे में परितृप्तता के भाव, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव। जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव तो उनके अंदर होते ही नहीं है, वे दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, अपने आप को सिद्ध करना, लोगों को नोटिस करें, ऐसी एक्टिविटीज़ करना हो ज़्यादा अच्छा लगता है उनको। तो यहाँ पर आंसर होगा इसका सेकंड। और लिखा तीसरा, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, ऐसा नहीं है और बच्चे चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं बचपन में क्या हुआ था क्या नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसकी राइट चॉइस होगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? अब देखिए, सूक्ष्म गति कौशल होता क्या है? जिसमें हमारी कम से कम मांसपेशियाँ काम करती हैं, उसे कहा जाएगा आपका फाइन में। और जो आएगा जिसमें अधिक मांसपेशियाँ काम करती है उसको कहा जाता है ग्रॉस मोटर स्किल। जिसमें कम मांसपेशियाँ काम करती हैं उसे फाइन मोटर स्किल कहा जाता है। इसके अंदर शारीरिक मसल्स का प्रयोग बहुत कम होता है, जैसे कि लिखने में, पढ़ने में, बोलने में। दूसरा होता है इसका ग्रॉस मोटर स्किल्स, जिसमें इसके अंदर शारीरिक मसल्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि दौड़ना है, भागना है, कूदना है, चढ़ना है, फुदकना है, ये सब तुम्हारी ग्रॉस मोटर स्किल्स में आएंगी। तो यहाँ पे सूक्ष्म पूछा है तो फाइन के बारे में बात की है। तो सब जिस ऑप्शन में सबसे कम मसल्स का प्रयोग किया जा रहा है वही आपका आंसर होगा, वही इसका आंसर होगा। देखते हैं कौन सा है। सबसे फाइन स्किल के बारे में बात की है, सूक्ष्म के बारे में बात हुई है, तो यहाँ पे होगा आपका लिखना। बाकी फुदकना, दौड़ना, चढ़ना, ये तुम्हारी ग्रॉस मोटर स्किल में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, यानी कि इनमें से जो ऑप्शन दिए गए इनमें से किस में वाइगोस्की का सिद्धांत समाहित है या इसको सपोर्ट करता है? सहयोगात्मक समस्या समाधान के बारे में, बिल्कुल ठीक बात है। जब वाइगोस्की के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो वाइगोस्की सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। उनके अनुसार बालक का विकास समाज के द्वारा होता है और सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक ज्ञान प्राप्त करता है। उसने ये भी कहा कि बालक भाषा की सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखता है। उन्होंने भाषा के 2 प्रकार बताए थे, एक तो इनर स्पीच होती है, एक होती है आउटर स्पीच, एक्सटर्नल स्पीच। इनर स्पीच विचारों से उत्पन्न थिंकिंग या मस्तिष्क में उत्पन्न विचारों के द्वारा होती है और एक्सटर्नल इसके द्वारा विचारों को ध्वनियों में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पे निश्चित तौर पर सारे जो देखेंगे तो जैसा कि इसके वाइगोस्की सिद्धांत से क्लियर हो जाता है कि वाइगोस्की सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। तो समाज और संस्कृति के बारे में तो सहयोगात्मक के बारे में बात करेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट चॉइस होगा। और बाकी ऑप्शन डिस्कस देखते हैं एक बार। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, ये हो सकता है अपने तरीके से, लेकिन वाइगोस्की का नाम आए तो उसके सिद्धांत को भी महत्व दिया जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट बनेगा। तीसरा ऑप्शन, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता नहीं करना, सहायता तो करनी पड़ेगी कि सहायता कैसे नहीं करेंगे। और चौथा, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट, वाइगोस्की के सिद्धांत के अकॉर्डिंग सहयोगात्मक समस्या समाधान इसका आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? वाक्य, रूपिम, स्वनिम या संकेत प्रयोग विज्ञान या प्रैग्मेटिक्स इसको कहा जाता है, प्रैग्मेटिक्स इसको कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य में आपका वाक्य विचार हो गया, रूपिम में आपका शब्द विचार के बारे में बात आती है और स्वनिम में
आपके वर्ण विचार के बारे में बात आती है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका स्वनिम। यह ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। रूपिम शब्द का सबसे छोटा रूप होता है और स्वनिम ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। और अर्थ के बारे में बात हुई है तो स्वनिम इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या है? यहाँ पे आपसे एमए के बारे में बात करें, पहले देखते हैं आईक्यू क्या होती है। जब आईक्यू निकालनी होती है तो मानसिक आयु एमए बटे में सीए क्रॉनिकल एज इनटू करते हैं 100। तो यहाँ से बच्चे की बुद्धि लब्धि निकल के आती है। लेकिन यहाँ पे बुद्धि लब्धि तो यहाँ पे आपको दे रखी है। यहाँ पे निकालना क्या है? यहाँ पे निकालना आपको मानसिक आयु निकालनी बच्चे की, यानी कि मेंटल एज क्या होगी, आईक्यू इंटू सीए बाई हो जाएगा 100। आईक्यू बुद्धि लब्धि गुना में उसकी वास्तविक आयु कितनी है और बटे में 100 कर देंगे तो आंसर निकल के आएगा। अब देखते हैं इसमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है। यदि यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो आईक्यू कितनी दे रखी है उसके 75 और सी कितना दे रखा है उसका, सी हमको निकालना ही है, सॉरी 16 दे रखी है क्रॉनिकल एज, बाई करेंगे 100। मेंटल एज निकालनी है उसकी, क्रॉनिकल सी निकालनी है। तो सी निकालने के लिए 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 से 4 बार, तो उसकी क्रॉनिकल एज आएगी आपकी 12 साल। सॉरी मानसिक आयु, मेंटल एज निकालनी, मेंटल एज कितनी हो जाएगी उसकी 12 वर्ष। मेंटल एज कितनी होगी उसकी 12 वर्ष निकल के आएगी। क्या करेंगे, आई क्यू इंटू क्रॉनिकल एज बाई 100 कर देंगे, काटने के बाद जो आएगा वो आपका 12 आंसर आएगा, जो कि उसकी मानसिक आयु होगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः खालिस्तान रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, पूर्ण, उच्च, मध्यम और कम से कम। इसका आंसर होगा उच्च रूप से प्रभावित करते हैं, उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से प्रेरित करता है? अधिकतम रूप से सीखने के लिए प्रेरित करता है। बाह्य कारक होता है, जैसे माना जाए कि बच्चे को कहा जाए कि आप एक काम के लिए आपको टॉफी दे दी जाएगी, तो बाह्य अभिप्रेरित है जो लंबे समय तक काम नहीं करता है। असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा देना, असफलता और सफलता की बात भी इसमें कहीं नहीं आती है। सफल असफल का प्रावधान या कंसेप्ट बाल मनोविज्ञान में हम कहीं भी डिस्कस नहीं करते हैं। बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, ऐसा भी कुछ नहीं कि कौन सा लक्ष्य किसके लिए कठिन है, कौन सा किसके लिए आसान है, ऐसा भी नहीं कह सकते। और चौथा ऑप्शन दे रखा है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि बच्चों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में संतुष्टि प्राप्त हो रही है तो अंदर से आंतरिक रूप से निश्चित ही अभिप्रेरित होगा। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। सबसे पहले तो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया किसने था? बहुबुद्धि सिद्धांत हावर्ड गार्डनर का है। हावर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। उनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि कई विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। प्रत्येक बच्चे में अलग प्रकार की बुद्धि होती है। किसी के अंदर भाषागत योग्यता है, तार्किक गणितीय है, देशिक है, संगीतात्मक, शारीरिक, गति संवेदी, अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, प्रकृतिवादी, बहुत प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं, बहुत प्रकार की बुद्धियाँ पाई जाती हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहित अर्थ है सिवाय। क्वेश्चन में आप सिवाय को ध्यान रखना है, यानी कि इसमें 3 चीज़ें करेक्ट हैं, एक चीज़ इसमें गलत चीज़ को फाइंड आउट करना है। जैसे कि बहुबुद्धि है, विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल, ये बुद्धि अनेक प्रकार की है तो अनेक तरीकों से प्रस्तुत भी किया जा सकता है। विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। बहुबुद्धि है तो तरीके भी आकलन के विभिन्न प्रकार के होंगे। नंबर 3, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। और चौथा क्या कह रहा है? बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, तो इसमें आंसर तीसरा होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। सॉरी, क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 15 समुच्चय के बारे में बात करें, जबकि समुच्चय नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका
4 होगा। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए, जब वहाँ पे बहुबुद्धि के बारे में बात की, समुच्चय के बारे में बात नहीं होगी। ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट होगा। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। एक ही आनुवंशिक गुण उनके एक ही हैं, लेकिन वातावरण उनका बदल गया। एक समृद्ध परिवार में पहुंच गया, एक गरीब परिवार में पहुंच गया है। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सबसे संभावना, ये चीज़ वहाँ पे आपको मिल सकती है। निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। एक चीज़ तो ये कह रहा है, अधिक अंक प्राप्त करेगा। दूसरा, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। तीसरा, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। और क्या कहा गया है? सर्वाधिक होने की संभावना है। ऑप्शन सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। सामाजिक आर्थिक से बुद्धि लब्धांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस चीज़ के बारे में। ऑप्शन नंबर 4 इसकी राइट चॉइस होगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। ऑप्शन देखिएगा, सिवाय के बारे में बात कर रहा है कि यानी 3 करेक्ट हैं, 1 रॉन्ग है। तो निश्चित तौर पर हो गया विद्यार्थियों की आवश्यकता के सिवाय विद्यार्थी की अधिगम शैलियाँ कैसी हैं, उनकी क्षमताएं कितनी हैं, इनकी त्रुटियाँ कितनी करते हैं, आवश्यकताओं के सिवाय इन तीनों चीज़ों का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। 16 का आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 17। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों से निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? एक अच्छा स्कूल है, इसका लेवल बड़ा ऊंचा है, उच्च स्तर का है, तो अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से किस योग्यता को सर्वाधिक बढ़ावा वो देगा? देखिए, स्मृति, अनुशासित स्वभाव। अब यहाँ पे बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो शिक्षकों के बारे में बात कर रहा है। तो शिक्षकों में प्रतिस्पर्धा हम कर सकते हैं, बच्चों में प्रतिस्पर्धा भी व्यक्ति कहीं भी हम नहीं करेंगे। अपने शिक्षकों के बारे में बात कर रहा है, बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहा। बच्चों में प्रतिस्पर्धा नहीं कराई जाएगी, प्रतियोगिता की भावना को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन शिक्षकों में इसको हम कर सकते हैं ताकि वो अपना बेटर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 18। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर देने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, जब देखिए क्वेश्चन सिचुएशन, जब मोनिका ने राधिका से क्वेश्चन पूछा था तो सीधा एक लैंग्वेज में पूछा था और उत्तर नहीं दे पाई। जब ही क्वेश्चन उसने मोहन से पूछा तो मोहन भी उत्तर नहीं दे पा रहा था, तो उसने शब्दों को बदल दिया, उसको ईजी करने की कोशिश की थी, जबकि ऐसा उसने राधिका के साथ नहीं किया था। तो ये चीज़ कहाँ पर आती है? लैंगिक पूर्वाग्रह के बारे में सीधी सीधी बात कर रही है। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है कि लड़की को नहीं बताया था, लड़के की हेल्प वो कर रही है। अब यहाँ पर राधिका को किसी उलझन स्थिति में डालना नहीं चाह रही, ऐसा कुछ नहीं उलझन किया, क्वेश्चन पढ़ रखा है, परिस्थितियाँ पहले देख रखी हैं, तो आंसर देना चाहिए था, आना चाहिए। इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने योग्य नहीं है, ऐसा कहीं नहीं होगा। योग्य है या योग्य नहीं है, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, ऐसा भी कहीं नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट चॉइस होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका, जो जेंडर वाइज की बात होती है, लिंग के आधार पर जो अंतर किया जाता है उससे कैसे बचा जा सकता है? संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, ये भी कोई जरूरी नहीं कि लड़कियों को करें लड़कों को करें। जब यहाँ तक बात आ गई तो लैंगिक पूर्वाग्रह तो कहीं ना कहीं मस्तिष्क में उनके में है, तो ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा। शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, ये बिल्कुल ठीक ठाक है। अध्यापक को शिक्षकों को पता होना चाहिए कि वो किन परिस्थितियों में, कि कब वो लैंगिक पूर्वाग्रह का यूज़ कर रहे हैं, कब लिंग के आधार पर बच्चों में पक्षपात कर रहे हैं, इस चीज़ जानकारी होनी चाहिए। यदि इसका अधिसंज्ञान है तो इस चीज़ से वो बच सकते हैं। आगे कहा है इसका ऑप्शन नंबर 3, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना है। ऐसा समान संख्या में भर्ती करना भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उनसे मानसिकता थोड़ी बदल जाएगी। और नंबर 4, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से पालन करना। किसी चीज़ को कड़ाई से एजुकेशन में पालन नहीं किया जाता, तो निश्चित रूप से इसका ऑप्शन होगा सेकंड, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अधिसंज्ञान।
विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित जो बच्चे विद्यालय में नियमित तौर पर नहीं आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो वो बच्चे लगातार आते रहें, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना चाहिए। देखिए 5 रुपये देने से उनका समाधान नहीं होगा, उनका ध्यान तो सिर्फ 5 रुपये तक सीमित होगा, उनका पढ़ाई लिखाई इसको लेना देना नहीं होगा, हमेशा ये संभव भी नहीं है। आवासीय विद्यालय खोलना ठीक बात है, उन बच्चों के पास सुविधाओं का अभाव है, यदि उनको लिए और डे नाइट का बोर्डिंग कर दीजिए तो बच्चे उनका आने जाने की समस्या समाप्त हो जाएगी और विद्यालय में वो ठहर सकते हैं। देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या कहता है। यहाँ तक तो दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए। दंड का, अपराध का, कानून का ऐसा कहीं प्रावधान मनोविज्ञान में नहीं किया जाता। चौथा ऑप्शन, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। ऐसा भी संभव नहीं है कि एक व्यक्ति ड्यूटी लगा दिया, डेली बच्चों को घर से लेकर आए और उन्हें छोड़ के आए, जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्रों में अक्सर किया जाता है। तो इसका राइट चॉइस होगा ऑप्शन नंबर 2, आवासीय विद्यालय खोलना। क्वेश्चन नंबर 21, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। यहाँ देखिए हमेशा आप सिवाय का ध्यान रखिए, जैसे सिवाय आ गया है, के अतिरिक्त आ गया है, तो वहाँ पर 3 चीज़ें पॉजिटिव होंगे, एक नेगेटिव होगी। सिवाय लिखा है, के सिवाय मीन्स एक नेगेटिव को ढूंढना है। किसकी बात कर रहा है? सफल समावेशन की बात कर रहा है। क्षमता संवर्धन हो सकती है, संवेदनशील बनाना हो सकता है। पृथक्करण, समावेशन और पृथक्करण तो एक तरीके से एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं। जहाँ समावेशन है वहाँ पृथक्करण हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन इसका 2 बनेगा। तो हम समावेश शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो बच्चों को पृथक हम किस आधार पर कर सकते हैं, जो हमें नहीं करना है। अभिभावकों की भागीदारी, ये भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होगा इसका तीसरा। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है, वह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, यह हास्यकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। ऑप्शन नंबर 22 का है, देखते हैं एक बार, यह सार्वभौमिक, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, यह निश्चित रूप पर होगा, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 23, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय खालिस्तान जरूर होना चाहिए। देखिए पोर्टफोलियो होता क्या? पोर्टफोलियो होता है बच्चे के बारे में ही जानकारी इकट्ठी करनी होती है हमें, बच्चे के बारे में, उसके व्यक्तिगत बारे में, उसके समाज के बारे में, उसके परिवार के बारे में, सब जितनी से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बच्चे के बारे में जानकारी हमेशा प्राप्त करनी होती है। और जब बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो बिल्कुल होना चाहिए कि सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूरी है। किसका समावेशन जरूरी है? विद्यार्थियों का समावेशन, क्योंकि चीज़ें हम बच्चों के बारे में ही कर रहे हैं, तो विद्यार्थियों का समावेशन होना जरूरी है। किस पोर्टफोलियो बच्चे का ही होगा और बच्चा शामिल नहीं है तो कैसे बन पाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। एनसीएफ 2005 इसी बात को कहता है, बच्चों ने जो भी सीखा है उन चीज़ों को अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग संदर्भों में उसका इस्तेमाल करें और उनको अपने जीवन में वो अपना लें। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट चॉइस होगा। तो चौथा ऑप्शन, प्रकरणों को विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या उसमें संबोधित किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षक खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। के अलावा का इसमें ध्यान रखना, क्या लिखा है? के अलावा, यानी कि एक ऑप्शन को छोड़ करके बाकी 3 ऑप्शन इसमें बड़े ही मज़ेदार हैं, उसको अध्यापक को लागू करने भी चाहिए समस्या समाधान करते वक्त। मुक्त खेल के लिए समय देना, बिल्कुल ठीक है। सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने, ठीक, जितना बच्चा सोच सकते हैं और सोचने के लिए एक उचित वातावरण दिया जाना चाहिए। नंबर 3,
जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें पूर्णता की अपेक्षा करना। देखिए, कोई भी बच्चा काम करो, पूर्णता तो मुझसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। परिपूर्णता तो कभी अपने काम को बिल्कुल 100% करेक्ट कर देगा, ऐसा तो संभव नहीं हो सकता है। तो ये अपेक्षा करना भी गलत है। मुक्त अंत वाले प्रश्न सामग्री बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3। क्यों? क्योंकि किसी भी कार्य को करते समय हम उनसे परिपूर्णता की उम्मीद नहीं कर सकते। वे शिक्षार्थी जो संवर्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करता है, उनके पास क्या होता है? उनके पास होता है निष्पादन, उपागम और अभिविन्यास। निष्पादन, उपागम और अभिविन्यास, ये होता है जी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? प्राथमिक कक्षा है और जहाँ पे बच्चों के लिए एक अच्छा माहौल मिले, बच्चे वहाँ पे अपना अधिगम बहुत अच्छे तरीके से कर सकें, तो ऐसा माहौल बनाने के लिए एक कक्षा में कैसा माहौल होना चाहिए? प्रत्येक सुबह बच्चे का अभिवादन करना चाहिए, लिंग विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। नंबर 3, समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन इसका 2 और 3 थोड़ा सा काफ़ी नज़दीक है, तो सब कुछ देखते हुए कह रहा विभेद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ठीक ठाक है। प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। यहाँ पे बच्चे को किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेट हम नहीं करेंगे, सभी कोशिश करेंगे कि साथ लेके चलें, लेकिन व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर हो सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य होगा सबको समान रूप से लेके चलने का। तो ऑप्शन नंबर 2 इसकी राइट चॉइस होगी। क्वेश्चन नंबर 28, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु या थीम सबसे अच्छी है? देखिए, बच्चा नर्सरी में गया है तो इसमें से किस विषय पर बच्चा बात ढंग से कर पाएगा? मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार या मेरा मित्र, इनमें से राइट चॉइस होगी। बच्चा सबसे अधिक बातें कर पाएगा मेरे परिवार के बारे में, सबसे अधिक बच्चा बात कर पाएगा अपने परिवार के बारे में, तो राइट चॉइस इसकी ये होगी। उसके पड़ोस के बारे में विद्यालय में तो भी आया ही आया है, तो विद्यालय बारे में जानता क्या है। मित्रों के बारे में, पड़ोस के बारे में इतना अच्छी व्याख्या नहीं कर पाएगा जितना अच्छे तरीके से वो अपने परिवार के बारे में बातें करना पसंद करेगा। तो ऑप्शन होगा इसका 3। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जब बच्चे सीखते हैं तो त्रुटियां भी करते हैं, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। नंबर 2, यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक व्यवस्था असफल है। बिल्कुल ठीक है कि बच्चे ने त्रुटियाँ की हैं, चाहे आप उनको तुरंत मत करें, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान तो होना चाहिए। यदि सभी बच्चों की समस्याओं का समाधान देर सवेर अध्यापक नहीं कर पा रहा है तो व्यवस्था अच्छी नहीं है। निश्चित ही इसका आंसर बनेगा 2। देखते हैं बाकी 2 ऑप्शन। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं होगी। ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन कहीं ना कहीं गलतियां कर रहा है, नहीं कर रहा है, उससे लेने देने नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ पाठ्यक्रम को पूरा करना है, जो कि गलत तरीका। पाठ्यक्रम पूरा करना उद्देश्य नहीं होता है। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। शिक्षक के लिए थकाने वाली कोई प्रक्रिया नहीं मानी जाती और ना ही होती है, तो निश्चित तौर पर इसका ऑप्शन होगा 2। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। जब भी बच्चों के सामने आप कोई समस्या पेश करोगे तो समस्या में कहीं ना कहीं उसको हल कैसे किया जाएगा उसके बारे में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं संकेत बच्चों को दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर आंसर होगा। बाकी 3 देखते हैं। समस्या मौलिक होती है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होती है, समस्या केवल तो कहीं आएगा ही नहीं, तो निश्चित तौर पर इसका ऑप्शन होगा 1। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए लाभदायक होंगे, आपको काफ़ी मदद मिली होगी। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।